थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 6 भाई, आज हमें इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक बताओ क्या है। पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें पहला टॉपिक क्या है बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई इस टॉपिक के अंदर हम जो स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो दो तरह की होती है। एक तो क्या होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, क्या होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो भाई पहले हम इसका एक बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और भाई तीसरा सेक्शन बताओ क्या होगा, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, कि भाई उनमें क्या है भाई सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस है। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सब क्या समझते हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिंपली इस बात से पता लगती है कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। अगर उसकी भाई टोटल एनर्जी या इंथैल्पी कम है तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल। अगर उसकी टोटल एनर्जी या इंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या है, कम स्टेबल। तो मतलब सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं भाई, जो नहीं आप ऐसे बनाते हो भाई, आप एक जो पैटर्न बनाते हो किसी रिएक्शन का भी आप बनाते हो भाई, है ना। यहाँ बताओ मान लिया क्या है इंथैल्पी, और यहाँ बताओ फिर क्या बताओ भाई, ये मान लिया क्या हमारे पास रिएक्टेंट, और ये बताओ हमारे पास क्या भाई प्रोडक्ट, और ये क्या हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको भाई अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये हमारे पास क्या है इंथैल्पी स्केल, ये मेरे पास क्या इंथैल्पी स्केल, तो इस डिफरेंस से इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। तो इस सिंपली इससे मैं किसके ऊपर कमेंट कर सकता हूं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, समझे बात। तो इंथैल्पी स्केल पे ज्यादा एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की हमारे पास जो क्या बना है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ज्यादा, और जो क्या बनता है प्रोडक्ट उसकी एनर्जी कम है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। तो जिसकी भी इंथैल्पी कम होती है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो इनका जो क्या बोलते हैं कोरिलेशन है वो आपको रिलेटिवली मालूम पड़ रहा है क्या भाई, यहाँ पर जो कोरिलेशन है यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ रहा है रिलेटिवली कि भाई रिएक्टेंट के मुकाबले जो हमारा क्या है प्रोडक्ट वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, या रिएक्टेंट इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट कितना ज़्यादा क्या है अनस्टेबल है, इजंट इट। तो ये जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, समझ गए बात। इसको चेक करके आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी स्टेबिलिटी, उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो। अगर डेल्टा एच क्या हो, पहले बताओ यहाँ पर एनर्जी रिलीज होएगी, क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिलीज। अरे भाई किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच कैसी होती है बताओ भाई, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो भाई इसकी इंथैल्पी कम है, इसकी इंथैल्पी क्या है ज़्यादा है, तो डेल्टा एच क्या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या होता है कि जो क्या बना है प्रोडक्ट वो क्या है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। और अगर मान लिया भाई हमारे पास बताओ क्या होता, अगर यही पैटर्न ऐसा होता तो अब बताओ क्या, अब डेल्टा एच तो क्या होता पॉजिटिव होता, तो मैं क्या बोलता, तो याद रखिए डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब क्या है कि जो क्या है प्रोडक्ट वो थर्मोडायनेमिकली क्या है लेस स्टेबल, और डेल्टा एच नेगेटिव इसका मतलब क्या है कि जो क्या बनता हमारे पास प्रोडक्ट वो थर्मोडायनेमिकली क्या है मोर स्टेबल। बात आपको पहले पड़ गई भाई, यानी कि आप यहाँ से इनकी स्टेबिलिटी कमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आपने कंपेयर की है, यहाँ पर आपने इनको कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर आपने इनको वैसे कंपेयर करना है, आपने भाई ये जो हमारे पास क्या बना है प्रोडक्ट, इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपने रिएक्टेंट कंपेयर में नहीं, आपने और जो कंपाउंड्स है ना, वो और बहुत सारे कंपाउंड उनके रिलेशन में आपने इसको स्टडी करना है। तब बताओ क्या करो,
तब आप सिंपली क्या निकालो इनकी ओवरऑल एंथैल्पी, क्या इन सभी कंपाउंड्स के क्या निकालो भाई ओवरऑल एंथैल्पी या एनर्जी। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी एक की एनर्जी मान ले क्या है -315 जूल, सॉरी -315 किलो जूल पर मोल। एक की मान ले क्या है -312, एक की मान ले 200 -200, तो -315 वाला क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। बात आपको पहले पड़ रही है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ऐसे कंपेयर करते हैं, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है भाई, यहाँ पर आपने क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वो हम कैसे कंपेयर करें, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के हमने क्या कर रखा भाई, देखो अल्टीमेटली भाई ये पता लगती है इंथैल्पी से। किससे मालूम लगती है हमको ये? इंथैल्पी से भाई। मतलब जनरली तो हमको कैसे मालूम पड़ती है इंथैल्पी से, लेकिन हमको ये बात मालूम है अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो वो आराम से या भाई क्या बोलते हैं तेज़ी से वो बनेगी ज़्यादा अमाउंट में। स्टेबल चीज़ हमेशा क्या बनती है, ज़्यादा अमाउंट में बनती है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ए से मतलब क्या बनना है बी, ठीक है, अगर ए किस में कन्वर्ट होता है बी में और बी किस में कन्वर्ट होता है ए में। देखो एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम क्या निकाल लें उन सभी की इंथैल्पीज निकाल लें। आपके पास 20 कॉम्प्लेक्सेस है, उन सभी की आप क्या निकाल लो इंथैल्पी पर मोल। जिसकी इंथैल्पी पर मोल सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा क्या है स्टेबल, जिसकी इंथैल्पी पर मोल क्या सबसे ज़्यादा वो सबसे क्या है लेस स्टेबल है, इजंट इट? अरे बोलो भाई। मतलब इंथैल्पी पर मोल नेगेटिव, जिसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी नेगेटिव इंथैल्पी उतना ज़्यादा क्या होगा मोर स्टेबल, इजंट इट? लेकिन ये जो मेथड है भाई ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब डेली लाइफ में भाई कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करने के लिए तो हमें कोई अल्टरनेट मेथड चाहिए जिससे हम डिफरेंट जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज हम कंपेयर कर सकें, इजंट इट? हमें कोई अल्टरनेट रूट चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? चाहिए ना। तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया अगर कोई चीज़ स्टेबल होगी तो वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी ना। अगर कोई चीज़ स्टेबल है भाई वो क्या करती है ज़्यादा अमाउंट में बनती है। उसकी अमाउंट क्या होती है ज़्यादा। भाई स्टेबल चीज़ ज़्यादा बनना चाहती है, अनस्टेबल चीज़ के बनने की टेंडेंसी नहीं होती, इजंट इट? तो अगर मैं ये कहूँ अगर बी स्टेबल है काफ़ी तो बी खूब ज़्यादा बनेगा ना ऐसे। अगर बी अनस्टेबल हुआ तो बी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। बी ज़्यादा कब बनेगा जब बी ज़्यादा स्टेबल होएगा। अच्छा इसके लिए अगर मैं क्या लिखना चाहूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बताओ क्या होगा मेरे पास बी ए से बनता है ना भाई, तुम क्या बोलूँगा बी बाई ए। ये बताओ क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट ही बोल सकता हूँ क्योंकि भाई ये किससे बनता है ए से बन रहा है भाई। तो अब आप क्योंकि देखो साइंटिफिक कम्युनिटी को भाई हर चीज़ कंपेयर करने के लिए नंबर चाहिए होती है। जब तक उनके पास किसी भी कंपैरिजन के लिए मैथमेटिकल नंबर नहीं होते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखें अगर बी ज़्यादा बनेगा, अगर बी ज़्यादा स्टेबल हुआ, आप ये लिंक सोचो भाई, अगर बी ज़्यादा क्या हुआ स्टेबल हुआ तो बी स्टेबल हुआ तो बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो ए कम बचेगा और बी ज़्यादा आएगा भाई। और बी और ए का रेशियो भी क्या आएगा ज़्यादा। और अगर बी ए का रेशियो ज़्यादा आया तो के भी क्या आएगा ज़्यादा। यानी मोस्ट स्टेबल चीज़ के लिए के क्या आना चाहिए ज़्यादा। यानी हम के से क्या मालूम कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन की क्या होती है रिएक्शन। अगर मैं सिंपली क्या निकाल लूँ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उससे उसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट किया जा सकता है, इजंट इट? अरे बहुत सिंपल नहीं है क्या? देखो कितना सिंपल है। अगर बी ज़्यादा स्टेबल हुआ तो बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो ए कम बचेगा ना। तो बी ज़्यादा बने और ए कम बचे तो ये रेशियो क्या आएगा ज़्यादा। तो के भी क्या आएगा ज़्यादा। और के को हम बाकायदा मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। के एक नंबर आता है भाई। तुम क्या बोलेंगे मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हायर के, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स लोअर के।
यानी कि भाई के से, यानी अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है क्या निकालें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझे बात? अरे बोलो भाई, तो वो इक्वल, तो यानी कि अगर मुझे भाई मान लिया 10 कॉम्प्लेक्स, मान लिया मुझे 4 कॉम्प्लेक्स कंपेयर करने हैं, ठीक है बात। मान लिया मेरे पास क्या बताओ भाई, मान लिया आपने बनाना है FeH2O6, क्योंकि आपने बनाने पानी से हैं, बनाने आपने किससे, ये छोड़ो इसको, मैं ये बोलो, बल्कि इसको फिलहाल रहने दो भाई, हालांकि बनते इससे पानी से, लेकिन फिलहाल मानो भाई अगर मुझे Ma6 और Mb6 कंपेयर करने हैं, Ma6 और Mb6 मुझे क्या करने हैं भाई, कि इनमें से कौन सा ज़्यादा क्या स्टेबल है। तो एक काम करो भाई, आप M+6A से क्या बना लो Ma6, और M+6B से आप क्या बना लो Mb6, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, Ma6/M और 6, अरे बोलो भाई, और इसका बताओ क्या हो जाएगा Mb6/M। तो मैं सिंपली इनके क्या निकाल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, एक तो इसका और एक वही इसका, तो जिसका भी क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा फॉर्मेशन की रिएक्शन, क्योंकि हमको पता भाई यहाँ से हमने आइडिया लिया था कि ज़्यादा स्टेबल चीज़ ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ज़्यादा अमाउंट में बनेगी तो क्या आएगा ज़्यादा। तो अगर मैं Ma6 के लिए इस रिएक्शन का निकाल लूँ फॉर्मेशन कांस्टेंट, और Mb6 के लिए भाई इस रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो जिसका भी फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या आएगा ज़्यादा, वही कंपाउंड क्या होगा आपस में मोर स्टेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो क्योंकि इंथैल्पी वाले तरीके से यानी कंपेयर करना क्या था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल तो लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें कोई अल्टरनेट रूट चाहिए था। यानी अगर मान लिया भाई मैंने साइनो कॉम्प्लेक्स, क्लोरो कॉम्प्लेक्स है, इथाइलिन डायमीन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, अगर मैंने कोबाल्ट का साइनो कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का इथाइलिन डायमीन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का साइनो कॉम्प्लेक्स, क्लोरो कॉम्प्लेक्स मैंने कंपेयर करने हैं, तो मैं क्या करूँ, सिंपली उनके क्या निकाल लूँगा फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा स्टेबल, कम आया वो क्या भाई कम स्टेबल, इजंट इट। तो यूजुअली फिर भाई एक बात देखी गई, तो ये जो इसको बोलते हैं, तो जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या जाए, बोलो भाई, जो बीटा होता ना यहाँ पर, इसका आमतौर पर क्या बोलते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं, के नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बीटा। तो इसको लॉगरिथम रिपोर्ट करते हैं, क्या रिपोर्ट करते इसको, तो जिसका लॉग बीटा 8 या 8 से क्या जाए ज़्यादा, यानी जिसके भी फॉर्मेशन कांस्टेंट का लॉगरिथम 8 या 8 से ज़्यादा है, उसे जनरली क्या मानते हैं स्टेबल। जिसका 8 से कम आ जाए वो जनरली क्या होता है थर्मोडायनेमिकली उसको अनस्टेबल कैटेगरी में रखते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन भाई एक का लॉग बीटा मान लिया 8 आया, एक का लॉग बीटा 9 आया, हम समझ गए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है 9 वाला। बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई हमारे पास एक, तो हमने के को क्या बना लिया है, तो हमने के को बताओ क्या बना लिया, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना लिया है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर कमेंट करने के लिए। यानी के आज के बाद, यानी कि फॉर्मेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या बताएगा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। 20 कॉम्प्लेक्स आपको कंपेयर करने हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो एक रूट तो क्या है 20 के 20 कॉम्प्लेक्स की आप क्या निकाल लो एंथैल्पी, वहाँ से कंपेयर कर लो। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल, हमें कोई सिंपल तरीका चाहिए, तो हम क्या करेंगे 20 कॉम्प्लेक्स हैं, 20 क्या निकाल लो फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा है वो मोर स्टेबल है, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम हो वो क्या है लेस स्टेबल है। आसान है मुश्किल ये सोनिया बेटा आपको, ठीक है बेटा इसको भैया। तो ऐसे आपने बताओ भाई क्या सीख लिया है, बताओ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की आपको डेफिनेशन मालूम पड़ गई और उसका मीनिंग क्या होता है। अब बताओ मैं क्या पढ़ना, बताओ भाई अब हमें क्या पढ़ना है, बताओ काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी मीनिंग क्या होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वैसे क्या होती है हमारे पास काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है भाई कि कोई कंपाउंड बना है उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो है, समझ गए बात। काइनेटिक स्टेबिलिटी है कि एक बार जो कंपाउंड बन गया
तो वो किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टिव है। हर एक कंपाउंड एक रिएक्शन में क्या हो सकता है, काइनेटिकली स्टेबल, दूसरी रिएक्शन में क्या हो सकता है, काइनेटिकली अनस्टेबल। बात आपको पहले पड़ गई। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में मतलब क्या होता है। तो यहां भी आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, बोलो भाई। मान लीजिए हमारे पास क्या वो रिएक्टेंट और ये बताओ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भाई रिलेटिवली यहां से आया करती ना, काइनेटिक स्टेबिलिटी आती यहां से, बैरियर से। कि किसी रिएक्शन में जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट भाई, किसी रिएक्शन में जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका क्या बनना, प्रोडक्ट। उसके पाथ में कितना ज़्यादा बैरियर है, वो ज़्यादा बैरियर होगा तो क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल। बैरियर कम होगा तो काइनेटिकली क्या होगा, ये अनस्टेबल। जैसे यहाँ पर आप देखो भाई, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि R का P बनना, इसके लिए बैरियर ये है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन वापस P से R बनना, इसके लिए बैरियर ये है। वो तो आपको पहले पढ़ रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैरियर क्या है, ये वाला। बैकवर्ड रिएक्शन बैरियर कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाई, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे इनमें से, काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा है यहाँ पर रिएक्टेंट, ठीक है, काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल। और जो क्या हमारे पास प्रोडक्ट, ये क्या काइनेटिकली स्टेबल है, नहीं काइनेटिकली स्टेबल है, नहीं काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल। ये जितना ज़्यादा बैरियर उतना ज़्यादा इसका इसमें कन्वर्ट होना क्या होगा भाई, स्लो हो जाएगा। बैरियर का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन कितना स्लो या कितना फास्ट होएगी। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लिया भाई एक पहाड़ है, एक छोटा सा पहाड़ है बिल्कुल, ठीक है बात ऐसे। अरे बोलो भाई, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं जो भी अपना भाई क्या बोलते भाई, अरे कोई फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, और एक बैरियर यहाँ ऐसा है। बोलो भाई यहाँ पर क्या है, 100 स्टूडेंट्स, और उनको ये बोल दिया गया भाई कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ, ये भाई छोटा सा पहाड़ बिल्कुल, ठीक है बात, वो बोले भाई पहाड़ के दूसरी तरफ एक भंडारा लगा हुआ है, समझ गए बात। सिमिलरली ये भी एक पहाड़ है भाई, और यहाँ भी क्या बोला, यहाँ भी क्या है, 100 स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्या है, 100 स्टूडेंट्स, यहाँ भंडारा, यहाँ भंडारा। इन्हें ये बोला गया भाई कि उस साइड भंडारा लगा हुआ है, तो ये 100 स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे कि हम यहाँ पहुँच जाएं भाई। तो 1 घंटे के बाद जब यहाँ पर चेक किया तो 100 में से 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर जिमने लग रहे थे, मतलब समझे ना भाई, जिम में खाना खाने लग रहे थे भाई। लेकिन जब 1 घंटे के बाद यहाँ चेक किया गया तो यहाँ सिर्फ 20 स्टूडेंट ही मिले। ऐसा क्यों भाई, इन दोनों क्या हैं, ये क्या भाई, ये क्या 10th क्लास सेक्शन है, ये 10th क्लास सेक्शन भी, समझे बात। ये पहाड़ की साइड है, ये इस पहाड़ की साइड है। इनको बोला भाई उस साइड भंडारा है, तो 1 घंटे बाद यहाँ मिले 50 स्टूडेंट्स, यहाँ मिले सिर्फ भाई क्या, ऐसा क्यों भाई। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्योंकि ये बैरियर कम हाइट का है, पहाड़ भाई कम हाइट का है, तो यहाँ पर जो वेल बिल्ट स्टूडेंट्स हैं, एथलेटिक है, वो तो पार पहुँच ही जाएंगे। लेकिन जो भाई क्या बोलते हैं, अरे एवरेज जो भाई क्या बोलते हैं फिजिक है जिनकी, वो भी इसको क्रॉस कर जाएंगे। सिर्फ जो बिल्कुल क्या होगा भाई, अरे बिल्कुल बोधा भाई वही साइड रह जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, वो भी क्या बोलते हैं ना, हमसे पहुंचने ट्राई कर रहे हैं, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो 1 घंटे में यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स क्या कर इसे क्रॉस कर गए भाई, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स इसे क्रॉस कर पाए, क्यों भाई, क्योंकि ये बैरियर बहुत ऊंचा है भाई। तो जो स्टूडेंट्स के हैं ज़्यादा एथलेटिक है वही इसको पार कर पाएंगे पहले 1 घंटे में। बाकी जो एवरेज फिजिक वाले हैं या बिलो एवरेज फिजिक वाले हैं उनको टाइम लगेगा। हाँ तो वो भी जाएंगे यहाँ पर धीरे धीरे भाई, लेकिन उन्हें टाइम लगेगा। बात आपको पहले पड़ी। तो पर यूनिट टाइम, पर आवर यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स पर आवर यहाँ पर कम स्टूडेंट्स ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्लो है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई, फास्ट है। तो ये बैरियर तय करता है कि भाई कोई ट्रांसफॉर्मेशन कितना स्लो है कितना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे भाई, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है, जो स्टूडेंट्स का क्या है भाई ट्रांसफ़र है, यहाँ फास्ट है, यहाँ क्या है स्लो, क्यों, यहाँ बैरियर क्या है कम। तो सिमिलर बात कहाँ होती है भाई, रिएक्शंस में। अगर रिएक्शन है बैरियर क्या होगा, ज़्यादा नहीं है बेटा आपको।
और रिएक्शन वेरिएट क्या होगा, ज़्यादा। तो रिएक्टेंट्स का बोलो भाई इनटू प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्ट होने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। वेरिएट क्या होगा, अगर कम होगा तो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर मान लिया बैरियर ज़्यादा हो तो इस रेट को ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी। अगर कोई कंपाउंड किस दूसरे कंपाउंड में बहुत स्पीड से कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या है ये, काइनेटिकली अनस्टेबल। अगर कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है लेकिन बहुत स्लोली कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिकली क्या भाई, स्टेबल है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई। और याद रखियो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का काइनेटिक स्टेबिलिटी से कोई लिंक, यहाँ पर आपको रिलेटिवली यहाँ पर एक लिंक आपको वही नजर आ रहा होगा, है ना भाई। थर्मोडायनेमिकली क्या है ये, अनस्टेबल। तो काइनेटिकली भी क्या है ये भाई, ये इस कंपाउंड में क्या है, रिलेशन में क्या है ये, ऐसे शो कर रहा है ये। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर मान लिया ये जो रिएक्टेंट है ये कोई और बनाता प्रोडक्ट, ये क्या करता है, ये कोई और बनाता है प्रोडक्ट में, समझे बात। अरे रीअरेंजमेंट के जरिए कोई एक कंपाउंड थोड़ी ना बनता है, कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं भाई। मान लिया वो कंपाउंड एनर्जी में है, अब वो तो क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल हो गया रिलेटिवली। अरे बोलो, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के ऊपर भैया आप कमेंट सिर्फ कैसे करोगे, एक्टिवेशन। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड क्या हो सकता है, मान लिया एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई मान लिया कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, मान लिया Ma6 कंपाउंड है, Ma6, तो M+6A, बोलो भाई Ma6, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है भाई। इसके लिए बताओ क्या, इसके लिए क्या है, बहुत हाई आया, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्या है ये, स्टेबल है। लेकिन अगर मैं इस Ma6 को, तो थर्मोडायनेमिकली क्या बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है। अब इस Ma6 को अगर मैं इसमें कोई वही हम लिगेंड लेके आए B, नहीं समझे बात भाई। यहाँ तो ये क्या बना था बताओ भाई, यहाँ पर क्या है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो क्या बना था ये Ma5B+A, और मान ले भाई Ma6+C, यहाँ क्या बनाई गई है Ma5C+A। तो अगर मान लें ये रेट क्या है, स्लो, देखो कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली क्या बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या था, बहुत ज़्यादा। लेकिन हो सकता है इस रिएक्शन में क्या हुई है, लेबाइल, इसे बताओ क्या ये इनर्ट, बहुत पॉसिबल है। नहीं समझा तो, इस रिएक्शन में हो सकता है बी ए को बहुत स्पीड से क्या करता है, रिप्लेस, तो हम क्या बोलें, कंपाउंड क्या है ये, लेबाइल। अगर ये इसको बहुत स्लोली रिप्लेस करता है, यानी यहाँ पर रेट क्या बहुत फास्ट, यहाँ रेट क्या बहुत स्लो, तुम क्या बोलेंगे, तो वही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड क्या हो सकता है, काइनेटिकली लेबाइल हो सकता है रिएक्शन में, काइनेटिकली अनस्टेबल यानी कि लेबाइल बोलते हैं इसको, बोलो भाई। और काइनेटिकली स्टेबल हो सकता है दूसरी रिएक्शन में, इनर्ट हो सकता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी आपस में लिंक्ड नहीं होती भाई। कोई थर्मोडायनेमिक स्टेबल कंपाउंड क्या हो सकता है, काइनेटिकली लेबाइल या इनर्ट। सिमिलरली कोई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड क्या हो सकता है, काइनेटिकली लेबाइल या इनर्ट, दोनों पॉसिबिलिटी है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। जनरली होता क्या है, अगर कोई कंपाउंड काइनेटिकली इनर्ट है यानी कि अनस्टेबल है, यानी कि इनर्ट है, तो ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस में क्या होता है, इनर्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, बात आपको पहले पड़ी, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये नहीं आएगा आपको समझ में ये, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी तो क्या होती है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी बताओ क्या होती है, बोलो भाई। कोई कंपाउंड कितनी स्पीड से रिएक्ट करता है, ये क्या होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। अगर बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है, काइनेटिकली क्या है वो, अनस्टेबल। अगर मान लो भाई बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, तो क्या काइनेटिकली वो स्टेबल। नहीं समझे बात। जैसे कि आयरन है, क्या आयरन, रस्ट हमेशा आयरन से क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। रस्ट आयरन से थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है भाई, जो रस्ट कंपाउंड होता है। लेकिन ये नहीं है कि लो आप बाहर रखते एकदम से क्या हो गया, रस्ट में कन्वर्ट हो गया ना, उसमें टाइम लगता है। क्यों, जो स्टेबल होगा वो ज़्यादा बन तो जाएगा,
जो स्टेबल हो बनेगा ज़्यादा। रस्ट क्या बने भाई, समय के साथ बहुत बने। लेकिन आयरन काइनेटिकली क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए एकदम से रस्ट में कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो N2 होता है, क्या अमोनिया कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, N2 से। डाई नाइट्रोजन से अमोनिया कहीं ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। लेकिन फिर वही आप कहोगे फिर आपके अराउंड जो क्या है N2 वो किस में कन्वर्ट नहीं होती है अपने आप। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, N2H2 बेशक क्या है, अनस्टेबल, किसके मुकाबले, अमोनिया के मुकाबले। लेकिन भाई बैरियर इतना ज़्यादा होता है, बैरियर इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता भाई। यहाँ पर NN क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। कार्बन तो क्या होता है, कार्बन, कार्बन थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, काफ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होती है थर्मोडायनेमिकली किससे, कार्बन से। लेकिन क्या कार्बन अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है क्या, क्यों, उसका बैरियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा, उसको शुरू करना पड़ता है भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी सिंपली तो क्या बताती है, अरे भाई काइनेटिक स्टेबिलिटी सिंपली क्या होती है कि कोई कंपाउंड कितना रिएक्टिव है। समझ गए बात। अगर मोर रिएक्टिव है तो हम क्या बोलेंगे, और ये किससे डिपेंड होता है, किससे पता लगता है हमको, एक्टिवेशन एनर्जी से। जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। काइनेटिक स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए हमको उस कंपाउंड की रिएक्शन में बैरियर चाहिएगा, उस कंपाउंड की उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या चाहिएगा, ज़्यादा बैरियर काइनेटिकली स्टेबल इनर्ट, कम बैरियर काइनेटिकली अनस्टेबल यानी कि लेवाइल। आसान है कि मुश्किल, ये अरे बहुत ईजी तो है, नहीं आया ना आपको समझ में, अद्भुत तकनीक पहले पड़ गया आपको ये। और बताओ भैया, अब क्या बताओ हमारे पास, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बोलो भाई। डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम ओवरऑल एनर्जी। अरे भाई क्या दिखाता है कि उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी है, मतलब उसका भाई, अरे भाई उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या बताती है कि उसकी एनर्जी कितनी कम है, उसकी एंथैल्पी कितनी कम है। जबकि काइनेटिक स्टेबिलिटी तो क्या बताती है, कॉरस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। भाई ये तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी कंपाउंड की एंथैल्पी कितनी कम या ज़्यादा है। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है कि उस कंपाउंड की किसी रिएक्शन में, उस कंपाउंड की किसी रिएक्शन में उस कंपाउंड की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। बात आपको पहले पड़ी, काइनेटिक स्टेबिलिटी हुई उससे होती है डिसाइड। और बताओ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ये बताओ भाई, ये किसकी टर्म मेजर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या बताती है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम बताती है। तो भाई बात आपको पहले पड़ गई, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। अब बताओ एक सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है बताओ, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, किसके पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी, बोथ, नन। बोलो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। भाई काइनेटिक स्टेबिलिटी सिंपली किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताओ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।